सम्राट ने आम्रपाली का चेहरा बनाया था, लेकिन उनसे गड़बड़ हो गई थी, जिसे देखकर आम्रपाली सम्राट से चिढ़ गई थी। सम्राट भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गए। आम्रपाली झोपड़ी में जाकर अपने बिस्तर पर मुंह फुलाकर बैठ गई थी। सम्राट ने देखा कि आम्रपाली बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने प्रेम से कहा, आम्रपाली, हम मूर्तिकार नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि आपकी एक मूर्ति बनाएं, और इसलिए आज हमने कोशिश की और इसलिए आपको आने से रोक भी रहे थे। ये बोलकर सम्राट चुप हुए और आम्रपाली के चेहरे की तरफ देखने लगे, लेकिन आम्रपाली ने सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सम्राट ने आगे कहा, आम्रपाली, क्षमा करना, परंतु हमें नाराज स्त्री को मनाना नहीं आता। इस तरह नाराज मत होइए। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपकी नाक हूबहू बनाए। ये सुनकर आम्रपाली अपनी जगह पर खड़ी हुई और कहती है, नहीं सम्राट, हम इतने में ही खुश हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको हमारी नाक या हमारा चेहरा बनाने की। आपको पता भी है हम उस चेहरे को किस रूप में देख रहे थे? हमें वो पहले सूपनखा की तरह लग रही थी, लेकिन आपको बुरा ना लगे इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा, और आपने एक बार में कह दिया कि वो हमारा चेहरा है, हमारा। आज हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी। ये बोलकर आम्रपाली झोपड़ी से बाहर निकलकर नदी किनारे जाकर बैठ गई। उसे देखकर सम्राट के चेहरे पर अपने किए पर अफसोस तो था ही, पर आम्रपाली का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उन्हें खुशी की अनुभूति हो रही थी। उन्होंने कहा, आज आपका गुस्सा भी मीठा लग रहा है आम्रपाली, और रूठना मनाना यही तो है प्रेम का पहला चरण, और अब तो हम आपको मना कर ही रहेंगे। लेकिन कैसे? सम्राट आम्रपाली को मनाने का उपाय सोच रहे थे, और मगध में कौशला के बारे में जानकर चेलना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कौशला के कक्ष में दोनों ही आमने सामने खड़े थे। चेलना ने कौशला को रोकने की कोशिश की और कहा, आप पाटलिपुत्र नहीं जा सकती। आप जानती है ना कि गांधार नरेश किस प्रवृत्ति का मनुष्य है। यदि आप वहाँ गईं तो आपके प्राण संकट में भी आ सकते हैं रानी कौशला। चेलना को चिंतित होते हुए देखकर कौशला ने कहा, रानी चेलना, आप भूल कैसे सकती हैं? सम्राट ने कितने बड़े बड़े युद्धों को घटित होने से रोका है, सिर्फ इन संधियों की वजह से। आज हम सम्राट की नीति अपनाने जा रहे हैं, जिसे राजमाता ने ठुकरा दिया है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सम्राट हमेशा युद्ध को आखिरी विकल्प मानते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि संधि या कोई भी नीति अपनाकर दोनों राज्यों के बीच शांति कायम रख सके। और हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। गांधार नरेश की एक छोटी सी मांग है, बस हमें उसे पूरा करना है और फिर ये युद्ध टल जाएगा। चेलना कौशला के उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा, आपके सिर पर सिंहासन का भूत सवार हो चुका है रानी कौशला, इसलिए धधकते हुए अंगारे पर पैर रखने जा रही हैं आप। ये सब करके भला आपको क्या मिलेगा? और आपको क्या लगता है कि गांधार नरेश आपकी बात मानेगा, जबकि आपके पास राजमाता जितनी ताकत भी नहीं है? रानी कौशला ने पूरे विश्वास के साथ चेलना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रानी चेलना, यकीन नहीं होता कि आप इतनी भोली कैसे हो सकती हैं। हमें सम्राट से दूर करने के लिए और सिंहासन पाने के लिए आपने न जाने कितने षड्यंत्र किए, और फिर वो सब चालाकियां कहाँ चली गई? खैर, हमें पता है गांधार नरेश को कैसे यकीन दिलाना है कि हम उनकी मांग पूरी करेंगे। रानी चेलना, याद रखिएगा, हमारे पास खुद को एक अच्छी महारानी सिद्ध करने के लिए इससे अच्छा अवसर दोबारा कभी नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर जाइए और विश्राम कीजिए और हमें चुपचाप हमारा काम करने दीजिए। इतना कहकर रानी कौशला अपने कक्ष से बाहर निकल गई, लेकिन चेलना को अब डर लग रहा था। उसने घबराते हुए कहा, रानी कौशला, ये गलत कर रही हैं आप, हमें राजमाता को बताना होगा। इस वक्त वही है जो रानी कौशला को रोक सकती हैं। ये बोलकर रानी चेलना भागते हुए राजमाता के पास चली गई। वहीं जब से पता चला कि गांधार नरेश मगध की तरफ बढ़ रहा है, तब से मगध की चिंता बढ़ती जा रही थी, और इसी वजह से सुबह से राजमाता की सभा लगी हुई थी। सेना नायक त्रिलोक सिंह अपनी सेना को और भी सतर्क और चौकन्ना करने के लिए निकल चुके थे। अब सभा के मुख्यमंत्री वसुदेव और बाकी सभी मंत्रीगण उपस्थित थे। राजमाता आगे की रणनीति पर सभी से चर्चा कर रही थी। मुख्यमंत्री वसुदेव ने सुझाव देते हुए कहा, राजमाता, आपका संदेश मिलते ही गांधार नरेश अवश्य कोई ठोस कदम उठाने की सोचेगा। हमें लगता है कि हमें यहाँ से एक ऐसे गुप्तचर को वहाँ भेजना होगा जो उसके हर पल की गतिविधियों पर नजर रख सके, क्योंकि हमारे लिए उसकी आगे की रणनीति जानना बहुत आवश्यक है। राजमाता वसुदेव के सुझाव से सहमत थी। उन्होंने कहा, लेकिन इस वक्त हमें एक ऐसे गुप्तचर की आवश्यकता होगी जो उनकी किसी भी कूटनीति का शिकार न बन सके और पकड़े जाने पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। मुख्यमंत्री वसुदेव ने तपाक से कहा, राजमाता, अंतेनाग और विशाखा, इन दोनों से बेहतर इस वक्त पूरे मगध में कोई भी नहीं है। ये दोनों मगध और सम्राट बिंबिसार दोनों के लिए ही सदा वफादार रहे हैं और आज तक के अपने किसी भी कार्य में विफल नहीं हुए।
हमारा सुझाव है कि आप इन दोनों में से किसी एक को वहां भेज सकती हैं। इसी दौरान रानी चेलना ने सभा के बाहर से जब देखा कि अंदर गंभीर चर्चा चल रही है तो वो वहीं रुक गई। लेकिन वो राजमाता को कौशला के बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, यदि हम अंदर गए तो राजमाता भड़क जाएंगी, परंतु रानी कौशला को रोकना अत्यंत आवश्यक है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक सैनिक से अपना संदेश राजमाता के पास पहुंचाने के लिए कहा। जिस वक्त राजमाता मुख्यमंत्री वसुदेव से बात कर रही थी, तभी वो सैनिक उनके पास आया और सिर झुकाकर सम्मान से कहा, राजमाता, रानी चेलना आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हैं। अचानक से उस सैनिक का बीच में आकर बोलना राजमाता को पसंद नहीं आया, लेकिन इस वक्त परिस्थिति इन सब पर ध्यान देने की नहीं थी और इसलिए राजमाता ने चेलना के संदेश को नजरअंदाज कर दिया और इसी सैनिक को आदेश देते हुए कहा, रानी चेलना की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त मगध की सुरक्षा है। और हाँ, उन्हें और रानी कौशला को सूचित कर दो कि बिना हमारी अनुमति के वो दोनों महल से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि गांधार नरेश के गुप्तचर मगध में घूम रहे हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सैनिक वहां से वापस चेलना के पास आया और राजमाता के आदेश के बारे में सूचित कर वहां से चला गया। राजमाता ने महल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। रानी कौशला महल से जा चुकी हैं। हमें किसी अनहोनी के घटित होने का आभास हो रहा है। ये सब सोचकर चेलना और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौशला को कैसे रोका जाए और वो वहां से अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई। इसी दौरान कौशला ने पाटलिपुत्र जाने के लिए अपनी पालकी तैयार करवाई। साथ में 2 दासी और कुछ सैनिक लेकर बिना राजमाता को खबर दिए वो वहां से निकल गई। लेकिन राजगृह का एक नियम था कि महल से बाहर जाते वक्त किसी को पता हो या ना हो, सेनानायक को आने जाने वालों की खबर अवश्य होती थी, क्योंकि प्रत्येक सेना के सभी सेनापति सेनानायक के आदेश का पालन करते थे। और रानी कौशला देवी जा रही थी। ये बात सेनानायक त्रिलोक सिंह को तो पता चल गई थी, जिसे सुनकर त्रिलोक सिंह गंभीर हो गया। उसने कहा, इस विषम परिस्थिति में रानी कौशला महल के बाहर क्यों जा रही हैं? वो तुरंत कौशला के पास भागते हुए आया। उस वक्त कौशला के लिए द्वार खुल ही रहा था कि तभी सेनानायक ने द्वार बंद कराने के आदेश दे दिए। रानी कौशला ने पालकी से बाहर झांककर त्रिलोक सिंह की तरफ देखा। एक बार फिर उसकी आंखें खुशी से चमक गईं। वो अपनी पालकी से उतरी और त्रिलोक सिंह से कहती है, राजमाता ने आते ही अपना आदेश सुनाना शुरू कर दिया है। कौशला का जवाब सुन त्रिलोक सिंह के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, इस पूरे मगध के सेनानायक हैं हम, और इस मगध के बाद में, लेकिन अपनी बहन की सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला दायित्व है। तो चलिए अब बताइए, कहाँ जा रही हैं आप? लेकिन हमारा जाना अति आवश्यक है। जब तुम इसकी वजह जानोगे तो तुम खुद हमें जाने दोगे। ये बोलकर कौशला ने इधर उधर देखा और फिर कहा, लेकिन हम तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बता सकते। किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। चलो हमारे साथ। इसके बाद त्रिलोक सिंह को वो एकांत में ले जाकर सारी बातें बताती है और अंत में कहती है, उस आम्रपाली के आ जाने से एक चीज अच्छी हुई कि रानी चेलना ने खुद ब खुद महारानी बनने की दौड़ में अपने हथियार नीचे डाल दिए। और अब यदि हमने राजमाता को यकीन दिला दिया कि हम महारानी बनने योग्य हैं, तो हमें चुनौती देने के लिए कोई भी नहीं होगा, और इसलिए हमारा गांधार नरेश से मिलने जाना अति आवश्यक है। कौशला की बात सुनकर त्रिलोक सिंह ने कहा, आपका निर्णय उचित है बहन। वैसे भी गांधार नरेश ने शांति का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राजमाता की ना झुकने वाली अकड़ अब सब बर्बाद कर देगी। यदि हमारी भांजे की शिक्षा पूर्ण हो गई हो तो अभी तक हम उसे सम्राट के सिंहासन पर बिठा चुके होते और आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कौशला ने कहा, हमें महारानी बन जाने दो, फिर देखना अजात शत्रु ही सिंहासन पर बैठेंगे। तभी त्रिलोक सिंह ने उधर चारों तरफ ध्यान से देखते हुए कौशला से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। इससे पहले राजमाता या कोई और आपको रोक ले, आप यहाँ से निकल जाइए, बाकी हम यहाँ संभाल लेंगे। अपना कार्य पूर्ण करके ही आइएगा। इसके बाद त्रिलोक सिंह ने द्वार खुलवा दिए और कौशला वहां से निकल गई। रानी कौशला और त्रिलोक सिंह की सांठगांठ से अनजान राजमाता ने अंतेनाग को सभा में बुलवाया था, लेकिन उस वक्त अंतेनाग विशाखा के साथ था। दोनों ही मगध की स्थिति पर चिंतित थे। अंतेनाग ने विशाखा से कहा, राजमाता ने गांधार नरेश का प्रस्ताव ठुकराकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि गांधार नरेश की प्रवृत्ति मित्र बनकर पीठ में छुरा घोंपने की है। सम्राट के मगध से जाते ही वो इस अवसर का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अवश्य वो सम्राट पर भी आक्रमण कर सकता है। तो विशाखा ने कहा, भ्राता, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम सम्राट की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं? अंतेनाग कुछ पल विचार करते हुए कहता है, हमें भी उनकी पल पल प्रतिपल चिंता सता रही है, लेकिन विशाखा, सम्राट ने हमें आदेश दिया है कि उन्हें अकेला छोड़ दे, और तुम जानती हो कि उनके आदेश का उल्लंघन हम कभी नहीं कर सकते। हम वचनबद्ध हैं। तो विशाखा ने कहा, निश्चिंत रहिए भ्राता, हम उनके पास नहीं जाएंगे। उनकी झोपड़ी से काफी दूर रहेंगे और वहीं से उनकी सुरक्षा करेंगे।
सम्राट बिंबिसार और आम्रपाली इस वक्त कहाँ पर थे ये बात अंतेनाग और विशाखा को पता थी, क्योंकि सम्राट के महल से जाने के अगले दिन ही विशाखा ने उनके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। लेकिन गांधार नरेश की कुटिलता से वो दोनों अनजान नहीं थे। उसने सम्राट के बारे में पता लगाने की कोशिश अवश्य की होगी। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे, तभी राजमाता का भेजा हुआ सैनिक अंतेनाग के पास आया और उससे कहा, आपको राजमाता ने अभी इसी वक्त सभा में बुलवाया है। राजमाता को अचानक हमसे कौन सा कार्य आन पड़ा। ये सोचकर अंतेनाग ने विशाखा से कहा, विशाखा तुम सम्राट की सुरक्षा के लिए जाओ, हम यहीं रुकते हैं। विशाखा तुरंत हाँ में सिर झुकाकर बिना देरी किए वहां से निकल गई और अंतेनाग राजमाता की सभा की तरफ बढ़ गया। राजमाता ने तुरंत उसे गांधार नरेश के पास पाटलिपुत्र का गुप्तचर बना के भेज दिया। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उनके उस सभा में गांधार नरेश का एक गुप्तचर बैठा हुआ था और सभा समाप्त होने के पश्चात वो सबसे पहले महल के सबसे ऊपरी छोर पर गया और गरुड़ के माध्यम से सभा की सारी बातें गांधार नरेश तक पहुंचा दी। गांधार नरेश दरबार में बैठकर नाच गाने का आनंद ले रहे थे। वहाँ और भी राजा उपस्थित थे जो गांधार नरेश के साथ विलासिता का आनंद ले रहे थे। वहाँ का माहौल पूरा मनोरंजन से लिप्त था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिना युद्ध लड़े ही जीत हासिल हो गई हो। तभी मगध से भेजा हुआ संदेश लेकर पाटलिपुत्र का सेनापति गांधार नरेश के पास आया। सेनापति जल्दबाजी में था, इसलिए वो बिना सूचित किए उस दरबार में घुसा चला आया। उसके यूं आ जाने से गांधार नरेश के मनोरंजन का आनंद किरकिरा हो गया। सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देख गांधार नरेश ने वहां नृत्य कर रही सभी नर्तकियों को हाथ दिखाकर रुकने के लिए कहा और अपने हाथ में रखी मदिरा को एक सांस में गटकने के बाद उसके प्याले को सेनापति के पैर के पास फेंक दिया और भड़कते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, अन्यथा दोबारा चलने लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर सेनापति घबरा गया था। वो वहीं रुक गया और बाकी राजाओं की तरफ देखकर उसने अपना सिर झुका लिया। गांधार नरेश के व्यवहार से बाकी राजा भी स्तब्ध थे। तब गांधार नरेश ने कहा, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई हमारे आनंद में भंग डाले, इसलिए वहीं से वापस लौट जाओ और तब तक अंदर मत आना जब तक हम ना कहें, समझे तुम। गांधार नरेश का ऐसा रूप देखकर सभी राजा डर गए थे। तभी पाटलिपुत्र के राजा ने साहस दिखाया और कहा, महाराज हम अपने सेनापति को बहुत अच्छे से जानते हैं, अवश्य कुछ महत्वपूर्ण होगा इसलिए वो इस तरह से अंदर चले आए हैं। पाटलिपुत्र के राजा की बात सुनकर गांधार नरेश को आभास हुआ कि मदिरा के नशे में वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। लेकिन फिर उन्होंने सेनापति से कहा, अगर ऐसा है तो बताइए सेनापति जी, क्या महत्वपूर्ण बात है। सेनापति ने तुरंत शीश झुकाकर नरेश का अभिवादन किया और मगध के संदेश को गांधार के पास पहुंचाते हुए कहा, महाराज राजमाता ने आपका प्रस्ताव ठुकराने के साथ साथ अंतेनाग को पाटलिपुत्र आप पर नजर रखने के लिए भेजा है। उस संदेश को सुनकर गांधार नरेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने मन में कहा, आखिर राजमाता हमारे षड्यंत्र का शिकार हो ही गई। आखिर क्या चल रहा था गांधार नरेश के दिमाग में? क्या उपाय करने वाले थे सम्राट आम्रपाली को मनाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए।